हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हमारा भूआकृत विज्ञान चल रहा था तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 भू संतुलन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जाकर वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर भू संतुलन पर। भू संतुलन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अमेरिकी भूवैज्ञानिक डटन द्वारा वर्ष 1889 में किया गया। इस शब्द का प्रयोग उस दशा के लिए किया गया जिसके अनुसार भूपटल के विभिन्न खंड जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, सागर की तली आदि अलग अलग ऊंचाई रखते हुए भी घूमती हुई पृथ्वी पर संतुलित रूप से स्थित है। तो भू संतुलन सिद्धांत में हमारे 2 सिद्धांत जो हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एरी का सिद्धांत है और दूसरा है प्राट का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरी का सिद्धांत जो है। एरी का सिद्धांत क्या कहता है? एरी का मानना है कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। यानी जब हम लोग पढ़े थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो उसमें हम लोगों ने देखा था पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और कोर। और सियाल जो है वो प्लास्टिक अवस्था यानी तरल अवस्था में है और सियाल जो है उसके ऊपर तैर रहा है। इनके अनुसार विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर है और एरी ने बताया कि जो विभिन्न स्तंभ है, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो मैदान हो, इन सारे चीजों का घनत्व जो है वो बराबर है और उनकी गहराई जो है वो अलग अलग है। एरी के अनुसार विभिन्न स्थल खंडों की तुलना पानी में तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े या बर्फ के टुकड़ों से की जा सकती है। एरी के अनुसार विभिन्न स्थल खंड जो हैं, चाहे वो पर्वत हो या मैदान हो, इनकी तुलना जो है पानी में तैरते हुए लकड़ी के टुकड़ों से या बर्फ के टुकड़ों से की जा सकती है। अधिक ऊंचे उठे भाग अधिक गहराई तक प्रविष्ट हैं। जो अधिक ऊंचे उठे हुए भाग हैं, जैसे पर्वत अधिक ऊंचा उठा हुआ है तो उसकी गहराई जो है वो अधिक नीचे तक है, जबकि कम ऊंचे भाग जो है वो अध स्तर में कम गहराई तक प्रविष्ट है और जो भाग कम ऊंचे हैं वो अध स्तर में कम गहराई तक प्रविष्ट है। अतः एरी का मानना है कि पर्वतों की जड़ें होती हैं। होम्स ने एरी के जड़ संकल्पना का समर्थन किया है। जॉली ने भी एरी के मत का समर्थन किया है। दूसरा है हमारा प्राट का सिद्धांत। प्राट का सिद्धांत क्या कहता है ये हम लोग देखते हैं। प्राट के अनुसार पहाड़ों की चट्टानों का घनत्व पठारों से कम है और प्राट जो है जस्ट एरी के सिद्धांत का उल्टा बताते हैं। इनके अनुसार जो है वो पहाड़ों की चट्टानों का घनत्व जो है वो पठारों की चट्टानों के घनत्व से कम है, पठारों का मैदानों से कम है तथा मैदानों की चट्टानों का घनत्व जो है वो समुद्र की तली की चट्टानों से कम है। अर्थात ऊंचाई एवं घनत्व में जो है वो विपरीत संबंध है। जो स्तंभ जितना अधिक ऊंचा है उसका घनत्व उतना अधिक ही कम होगा एवं जो स्तंभ जितना नीचा है उसका घनत्व जो है उतना ही अधिक होगा। ये प्राट के अनुसार है। प्राट के अनुसार इस प्रकार विभिन्न स्तंभों का भार संतुलन रेखा पर बराबर होगा। इस प्रकार प्राट प्लवन के नियम में नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति तल नियम में विश्वास करते हैं। हैफर्ड तथा बोवी ने प्राट के मत का समर्थन किया है। एरी का सिद्धांत जो है वो प्लवन सिद्धांत कहलाता है। एरी का जो सिद्धांत है वो प्लवन सिद्धांत कहलाता है और प्राट एवं एरी के मतों में मुख्य अंतर यह है कि जहां एरी के अनुसार विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है एवं उनकी गहराई में अंतर होता है, वहीं प्राट के अनुसार गहराई समान रहती है परंतु घनत्व में अंतर होता है। एक तो ये अंतर हो। दूसरा पॉइंट जो दिया गया हम लोग देखते हैं, जब अपर्दन के कारण
ऊंचाई वाले भूभागों से मलबे स्थानांतरित होकर सागर में जमा होने लगते हैं तो ऊंचे उठे भूभाग के भार में कमी आने लगती है एवं वह भाग ऊपर उठने लगता है। फलस्वरूप उसके नीचे अधिक सीमा आ जाती है। इसके विपरीत समुद्र की तली पर तलछटों के अधिक जमा होने के कारण यह भाग अधिक बोझ के कारण नीचे धंस जाता है एवं यहाँ से सीमा का बहाव होने लगता है। इस प्रकार पूरे क्षेत्र का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान समय में संतुलन के सिद्धांत को एक सिद्धांत न मानकर एक तथ्य के रूप में माना जाने लगा है। इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्वतों की संरचना, महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्री नितल एवं महाद्वीपीय खंडों के परस्पर ऊपर उठने एवं नीचे गिरने इत्यादि को समझने में काफी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है हमारा 4th चैप्टर जो महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति, यानी महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में विभिन्न विद्वानों के मत क्या है, ये चीजें हम लोग जानते हैं। महाद्वीप एवं महासागर जो है ये प्रथम श्रेणी के उच्चवच कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति, विकास एवं विस्तार के विषय में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत प्रतिपादित किए गए। महाद्वीप एवं महासागर जो है ये प्रथम श्रेणी के उच्चवच है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इनकी उत्पत्ति एवं विकास एवं विस्तार के विषय में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। तो हम लोग देखते हैं विभिन्न विद्वानों के क्या मत हैं। प्रमुख विद्वानों का मत जो है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है केल्विन के अनुसार जो है पृथ्वी के शीतल होते समय संकुचन के कारण इसका कुछ भाग ऊंचा रह गया तथा कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया। इस प्रकार ऊपर उठा हुआ स्थलीय भाग जो है वो महाद्वीप बना एवं निचला भाग सागर की तली बना। केल्विन महोदय ने जो बताया है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के विषय में कि पृथ्वी जब शीतल हो रही थी तो उस समय शीतलता के कारण जो है पृथ्वी में संकुचन हुआ और जब संकुचन हुआ पृथ्वी में तो कुछ भाग जो है ऊपर उठा और कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया। इस प्रकार ऊपर उठा हुआ भाग जो स्थलीय भाग महाद्वीप बन गया एवं निचले धंसा भाग जो है वो सागर बन गया या सागर की तली बन गया। ये केल्विन महोदय का मत था। दूसरा जो है सोलास के अनुसार जो है महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति एवं वितरण जो है वायुमंडलीय दबाव की असमानता का परिणाम है। वहीं पे दूसरा मत जो है सोलास के अनुसार जो है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति जो हुई है वो वायुमंडलीय दबाव के असमान वितरण का कारण है। अधिक वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्रों में महासागर एवं कम वायुमंडलीय वाले क्षेत्रों में महाद्वीप का निर्माण हुआ। ये सोलास महोदय कहते हैं, यानी जिस क्षेत्र पे पृथ्वी के वायुमंडल का दाब जो है वो अधिक पड़ा वहां पे सागर का निर्माण हो गया और जिस भाग पर वायुमंडलीय दाब कम था वहां पे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तीसरा मत जो है वो चैम्बरलिन के अनुसार जो है महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति एवं विस्तार ब्रह्मांडीय पदार्थ के असमान वितरण का परिणाम है। वहीं पे तीसरा मत जो है चैम्बरलिन का, इनके अनुसार जो है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति जो है वो विस्तार ब्रह्मांडीय पदार्थों के असमान वितरण का परिणाम माना। चौथा जो है जेम्स एवं जेफ्रीज के अनुसार जो है घूर्णन की स्थिति को प्राप्त करने के क्रम में पृथ्वी का आकार जो है वो नाशपत्ती नुमा हो गया एवं ऊपर उठे हुए भाग द्वारा महाद्वीप एवं दबे हुए भागों द्वारा महासागरों का निर्माण हुआ। जेम्स एवं जेफ्रीज, इस चौथा हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जेम्स एवं जेफ्रीज के अनुसार घूर्णन की स्थिरता को प्राप्त करने के क्रम में पृथ्वी का आकार नाशपत्ती नुमा हो गया एवं ऊपर उठे हुए भागों द्वारा महाद्वीप एवं दबे हुए भागों द्वारा महासागरों का निर्माण हुआ। पांचवा मत जो है वो लेपवर्थ एवं लव के अनुसार जो है लेपवर्थ एवं लव के अनुसार
महासागर एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बड़े पैमाने पर वलन की प्रक्रिया का होना बतलाया। लैफवर्थ एवं लव ने महासागर एवं महाद्वीप की उत्पत्ति का मुख्य कारण जो माना वो पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बड़े पैमाने पर वलन की प्रक्रिया को बताया। लैफवर्थ के अनुसार पृथ्वी के शीतल होने के क्रम में संकुचन के फलस्वरूप वलन की क्रिया हुई तथा वलन की अपनति वाला भाग जो है वो महाद्वीप एवं अवनति वाला भाग जो है वो सागर में परिवर्तित हो गया। लव के अनुसार पृथ्वी के केंद्रीय आकर्षण शक्ति के कारण उसके धरातलीय भाग में विभिन्न स्थानों पर उत्थान एवं अवतलन की क्रिया हुई। इसके बाद है एक हमारा चतुष्फलक परिकल्पना। चतुष्फलक परिकल्पना क्या है, ये चीज हम लोग देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो लोथियन ग्रीन द्वारा किया गया, यानी चतुष्फलक परिकल्पना का प्रतिपादन जो है वो लोथियन ग्रीन ने किया। यह सिद्धांत भी संकुचन पर आधारित है और चतुष्फलक सिद्धांत या परिकल्पना जो है यह भी संकुचन पर आधारित है। चतुष्फलक की रचना चार समबाहु त्रिभुजों के मिलने से होती है एवं इसका आयतन धरातलीय क्षेत्र की तुलना में कम होता है। प्रयोगों के आधार पर ग्रीन ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि एक गोला के धरातल पर चारों तरफ से समान दबाव डाले जाएं तो यह गोला चतुष्फलक आकृति में परिवर्तित हो जाएगा। इस सिद्धांत को ग्रीन ने पृथ्वी पर लागू किया। उनके अनुसार इस चतुष्फलक आकृति के चपटे भागों एवं महासागर एवं किनारे वाले भागों तथा कोणात्मक भागों पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ। उत्तरी सपाट भागों पर आर्कटिक महासागर एवं शेष तीन चपटे भागों पर प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर एवं हिंद महासागर का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जल से ऊपर उठे हुए चारों कोणात्मक भागों पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका, एशिया व एवं ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप फैले हुए हैं। चतुष्फलकीय आकृति के अनुरूप ही महाद्वीप एवं महासागर प्रतिध्रुवीय स्थिति में है। एक बार इस सिद्धांत को हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यानी चतुष्फलक सिद्धांत का प्रतिपादन लोथियन ग्रीन द्वारा किया गया। यह सिद्धांत भी संकुचन पर आधारित है। चतुष्फलक की रचना चार समबाहु त्रिभुजों के मिलने से होती है एवं इसका आयतन धरातलीय क्षेत्र की तुलना में कम होता है। यानी चतुष्फलक का आयतन जो है वो धरातलीय क्षेत्र की तुलना में कम होता है। प्रयोगों के आधार पर ग्रीन ने निष्कर्ष निकाला कि यदि एक गोला के धरातल पर चारों तरफ से समान दबाव डाला जाए तो यह गोला चतुष्फलक आकृति में परिवर्तित हो जाएगा। इस सिद्धांत को ग्रीन ने पृथ्वी पर लागू किया। उनके अनुसार इस चतुष्फलक आकृति के चपटे भागों पर महासागर एवं किनारे वालों भागों तथा कोणात्मक भागों पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ। उत्तरी सपाट भागों पर आर्कटिक महासागर एवं शेष तीन चपटे भागों पर प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर एवं हिंद महासागर का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जल से ऊपर उठे हुए चारों कोणात्मक भागों पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप फैले हुए हैं। चतुष्फलकीय आकृति के अनुरूप ही महाद्वीप एवं महासागर प्रतिध्रुवीय स्थिति में है। महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना। अब हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना क्या है। इस परिकल्पना का प्रतिपादन जो हुआ टेलर द्वारा किया गया। यानी महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना का प्रतिपादन जो है वो टेलर महोदय ने किया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को हम लोग देखते हैं। महाद्वीपों को प्रवाहित होने की संभावना का महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संभावना का सुझाव के तहत
सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को एक साथ दिखाया। पुनः टेलर ने 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना के आधार पर मोड़दार पर्वतों के वितरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया, परंतु सर्वप्रथम वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह को एक सिद्धांत के रूप में रखा था। वेगनर ने विश्व के विभिन्न भागों में हुए जलवायु परिवर्तन को महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे एवं एक महान स्थलखंड पेंजिया के रूप में विद्यमान थे। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था जिसे वेगनर ने पैंथलासा कहा। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका एवं दक्षिणी अफ्रीका मिलकर इस स्थलखंड के दक्षिणी भाग थे जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया इस स्थलखंड के उत्तरी भाग थे जिसे अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा जाता है। इन दोनों खंडों के बीच तथित सागर स्थित था। वेगनर ने यह भी माना कि उस समय दक्षिणी अफ्रीका में डरबन के पास एवं उत्तरी ध्रुव जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित था। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ एवं महाद्वीपों का वर्तमान रूप पेंजिया के विखंडन एवं इन विखंडित स्थलखंडों के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने के फलस्वरूप हुआ। वैगनर के अनुसार सीमा के ऊपर तैरते हुए पेंजिया का विखंडन एवं प्रवाह मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की असमानता का परिणाम था। उनके अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह दो दिशाओं में हुआ, एक भूमध्य रेखा की ओर जो उस समय वर्तमान अल्पाइन पर्वत के क्षेत्र से होकर गुजरती थी एवं दूसरा पश्चिम की ओर विषुवत रेखा की ओर। प्रवाह का कारण विषुवत रेखीय भाग में उभार से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल माना गया। महाद्वीपों की पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल को माना गया। यूरेशिया, अफ्रीका एवं प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने एवं एक दूसरे के समीप आने से अल्पाइन एवं हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार एंडीज एवं रॉकी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारों के समुद्र तल की चट्टानों की रुकावट के कारण मुड़ जाने से हुआ। अब प्रवाह सिद्धांत जो है ये इसके पक्ष में क्या प्रमाण है ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रमाण जो है अटलांटिक महासागर के दोनों तटों अर्थात अफ्रीका एवं पश्चिमी तट एवं दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट तथा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और यूरोप का पश्चिमी तट को ठीक उसी प्रकार मिलाया जा सकता है जिस प्रकार एक वस्तु के दो टुकड़े करके उन्हें पुनः मिलाया जा सकता है। इस अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों को जिग स्वॉ फिट कहा जाता है। दूसरा जो इसके पक्ष का प्रमाण है वो कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रमाण से इस बात की पुष्टि होती है कि ये स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे एवं दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास था। तीसरा प्रमाण जो है दोनों तटों के भूवैज्ञानिक इतिहास एवं संरचना में भी समानता पाई जाती है। अब इस सिद्धांत की आलोचना कैसे की गई वो चीज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो है वैगनर द्वारा महाद्वीप के प्रवाह के लिए जिस बल की कल्पना की गई है वह वास्तविकता से परे है, यानी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की जो वैगनर महोदय ने परिकल्पना की है वो वास्तविकता से परे है। दूसरा है एक तरफ वैगनर का मानना है कि सियाल सीमा पर तैर रहा था, दूसरी तरफ वह यह मानते हैं कि सीमा से सियाल के प्रवाह पर रुकावट आई। ये दो पॉइंट जो हैं हम इसकी आलोचना के रूप में देखते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत के द्वारा अनेक भौगोलिक
एवं भूवैज्ञानिक अब निष्कर्ष जो मतलब इसका निकलता है वो चीज अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इन आलोचनाओं के बावजूद जो है इस सिद्धांत के द्वारा अनेक भौगोलिक एवं भूवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। प्लेट टेक्टोनिक्स एवं पूरा चुंबकत्व अध्ययन से इस सिद्धांत के समर्थन में जो है वो नए प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है यह महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम एवं सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला और नवीनतम एवं सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना जाता है। समुद्र तल का प्रसार कैसे हुआ हम लोग देखते हैं। पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न युगों की चट्टानों में चुंबकीय दिक्पात एवं झुकाव जो है वो भिन्न भिन्न है। साथ ही विभिन्न महादेशों में एक ही भूवैज्ञानिक काल के लिए ध्रुवों की स्थिति भिन्न भिन्न पाई गई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महाद्वीप का विस्थापन हुआ है। पूरा चुंबकत्व से समुद्र तल प्रसार की भी पुष्टि होती है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो है समुद्र तल प्रसार की परिकल्पना का प्रतिपादन जो है वो सर्वप्रथम हैरी हेस द्वारा 1960 में किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार संवहन धाराओं द्वारा मध्य महासागरीय कटक से मैग्मा ऊपर उठता है एवं वहां से दोनों किनारों पर फैलता है। इस प्रकार कटकों के सहारे समुद्र तल का प्रसार एवं ट्रेंचों के सहारे विनाश होता है। यही कारण है कि कटक से दूर जाने पर चट्टानों की आयु भी बढ़ती जाती है, अर्थात कटक के निकट नवीनतम एवं कटक से दूर प्राचीनतम चट्टानें मिलती हैं। वाइन तथा मैथ्यू ने चुंबकीय ध्रुवों के उत्क्रमण से उत्पन्न चुंबकीय विसंगति के आधार पर हेस के इस सिद्धांत की पुष्टि की है। नेक्स्ट जो पॉइंट है महाद्वीपीय प्रवाह, मध्य महासागरीय कटक के निकट भूकंपों का आना, कटक पर तलछटों का जमाव, मध्य अटलांटिक कटक पर ज्वालामुखी द्वीपों का पाया जाना, पूरे महासागरीय तल पर तलछटों का पतला आवरण, समुद्री तल पर 1.3 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी चट्टानों की अनुपस्थिति आदि तथ्यों की व्याख्या हेस के समुद्री तल पर प्रसार सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है पूरा चुंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महाद्वीप का विस्थापन हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत उपर्युक्त दो प्रमाणों पर आधारित है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो महाद्वीपीय विस्थापन के साथ भूपटल की संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भूभौतिक क्रियाओं की व्याख्या करता है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कनाडा के भूगर्भ शास्त्री विल्सन द्वारा किया गया। यानी प्लेट शब्द का सर्वप्रथम पृथ्वी के लिए जो है वो कनाडा के भूगर्भ शास्त्री विल्सन ने किया, जबकि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो मॉर्गन द्वारा किया गया। दूसरा पॉइंट स्थलीय दृढ़ भूखंडों को ही प्लेट कहा जाता है। यानी जो पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड है उसे ही प्लेट कहा जाता है। इन प्लेटों की औसत मोटाई जो है वो 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में प्लेटों की औसत मोटाई 50 से 60 किलोमीटर है, जबकि महासागरीय भागों में ये प्लेटें 5 से 10 किलोमीटर मोटी हैं। महाद्वीपीय प्लेटों की तुलना में महासागरीय प्लेटों का घनत्व जो है वो अधिक है। प्लेट विवर्तनिकी नेक्स्ट पॉइंट जो है प्लेट विवर्तनिकी संकल्पना के अंतर्गत पृथ्वी के भूपटल को 7 बड़े एवं 6 छोटे प्लेटों में विभाजित किया गया है। तो फ्री एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है
उन प्लेटों को हम देख लेते हैं। मुख्य प्लेट जो है वो एक भारतीय प्लेट, दूसरी प्रशांत प्लेट, तीसरी अफ्रीकी प्लेट, चौथी उत्तरी अमेरिकन प्लेट, पांचवी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, छठवीं यूरेशियन प्लेट, सातवीं अंटार्कटिका प्लेट। नोट, कुछ विद्वान उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका प्लेट को एक ही प्लेट मानते हैं और प्लेटों की संख्या 6 मानते हैं। अब छोटी प्लेट जो है, छोटी प्लेट को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है अरेबियन प्लेट, दूसरी है कैरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट और स्कोशिया प्लेट, नजका प्लेट, कोकस प्लेट, फिलीपींस प्लेट। ये हमारी 6 छोटी प्लेटें हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अधिकांश प्लेट जो है वो महासागरीय एवं महाद्वीपीय भूपटल दोनों द्वारा निर्मित, अधिकांश प्लेट महासागरीय एवं महाद्वीपीय भूपटल दोनों द्वारा निर्मित है। यानी अधिकांश प्लेट जो है वहां पर महासागर और महाद्वीप दोनों पाए जाते हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो 1960 के दशक में किया गया था। इस दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान जो है वो हैरी हेस द्वारा किया गया। बाद में 1967 में विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर आदि विद्वानों ने भी इस सिद्धांत के विकास में योगदान दिया। हैरी हेस ने समुद्र तल प्रसार की परिकल्पना के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट पॉइंट जो है, प्लेट एक दूसरे के संदर्भ में एवं पृथ्वी के घूर्ण अक्ष के संदर्भ में निरंतर गतिशील अवस्था में है। इस गति के निम्नलिखित कारण बतलाए गए हैं। जो प्लेटें गतिशील अवस्था में, इसके क्या कारण है तो वो चीज हम लोग देखते हैं। तो पहला कारण जो है वो कम घनत्व के कारण, कम घनत्व की चट्टानों से निर्मित होने के कारण प्लेट नीचे स्थित मेंटल के प्लास्टिक सतह पर तैर रही। यानी जो ये प्लेट है इनकी चट्टानों का घनत्व जो है वो कम होने के कारण नीचे स्थित जो सीमा है जो प्लास्टिक अवस्था में, उस पे ये तैर रही है। पहला कारण घनत्व का कम होना। दूसरा, कुछ विद्वानों के अनुसार प्लेट कटकों एवं ट्रंचों के बीच गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से खिसकते हैं। दूसरा कारण जो बताया है कि ट्रंचों के या कटकों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ये प्लेटें खिसकती हैं। तीसरा जो है, एक अन्य मान्यता यह है कि कटकों पर मैग्मा के निरंतर प्रवाह के कारण प्लेटों में खिसकाव होता है। चौथा, होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत के आधार पर भी प्लेटों की गति की व्याख्या होती है। भूगर्भ में दबाव एवं रेडियो एक्टिव के कारण काफी अधिक ताप उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप जो है वह संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है। प्लेटों की इस गति के कारण प्लेटों की गति है, इस गति के कारण जो है प्लेटों को सीमांत क्षेत्र में भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण जैसी विवर्तन की क्रियाएं होती हैं। प्लेट सीमांत 3 प्रकार के होते हैं। प्लेट सीमांत जो है वो 3 प्रकार के हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। एक होती है रचनात्मक प्लेट सीमांत, दूसरा होता है विनाशकारी प्लेट सीमांत और तीसरा होता है संरक्षक प्लेट सीमांत। तो रचनात्मक सीमांत वह है जहां प्लेटों का विलगाव या अपसरण होता है। विलगाव के कारण ज्वालामुखी क्रिया होती है एवं नवीन भूपटल का निर्माण होता है। मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण जो है वो रचनात्मक सीमांत के उदाहरण है। विनाशकारी सीमांत वह सीमांत है जहां 2 प्लेट आपस में टकराते हैं। टकराव के फलस्वरूप अधिक घनत्व वाला प्लेट जो है वो कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाता है एवं अधिक गहराई पर पहुंचने के पश्चात ताप के प्रभाव से पिघल जाता है। संरक्षक सीमांत के सहारे न तो नवीन धरातल का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इस सीमांत के सहारे 2 प्लेट आपस में रगड़ खाते हैं, फलस्वरूप ट्रांसकरेंट भ्रंश का निर्माण होता है। प्लेटों के घर्षण के कारण इन क्षेत्रों में भूकंप उत्पन्न होते हैं। सन एंड्रियास भ्रंश जो कैलिफोर्निया में स्थित है, ट्रांसकरेंट भ्रंश का ही उदाहरण है।
अब भारतीय प्लेट का संचालन, अब भारतीय प्लेट जो है जहां हम लोग रहते हैं जिस प्लेट पे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित है। यानी भारतीय प्लेट में एक तो भारतीय प्रायद्वीप आता है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। हिमालयी पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। यानी हिमालय पर्वत की श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है भारतीय प्लेट की, जो महाद्वीपीय अभिसरण दो महाद्वीप प्लेटों की सीमा के रूप में है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के रक्युमो पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों से मिलती है और आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्व चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में मिल जाती है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। दूसरा है लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो टेथिस सागर भारतीय प्लेट और एशिया महाद्वीप से अलग करता था। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व जब पैंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर की ओर खिसकना आरंभ किया तथा लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है भारत एशिया से टकराया। परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट आगे के चैप्टर जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।